नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार इस समय की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचने से बस अब 110 किलोमीटर दूर रह गया है। मतलब यह हुआ कि मुश्किल से 2 घंटे या 2 घंटे से भी कम समय में ये काफिला प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच जाएगा और उसके बाद कल अतीक अहमद और उसके भाई को पेश कर दिया जाएगा अदालत में। बस ये आप कह सकते हैं कि 2 घंटे से कम की दूरी है। अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचने वाला है, लेकिन अतीक के परिवार का डर खत्म नहीं हुआ। अभी रेलवे क्रॉसिंग पर इस समय रुका हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को सीधे नैनी जेल लेकर जाएगा, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर यह काफिला रुका हुआ है। पुलिस मुस्तैद है, सुरक्षा जो है वो जबरदस्त कड़ी है और जैसे ही काफिला रुका, सुरक्षा कर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इस समय रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हुआ है। मतलब यह कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अतीक को लेकर चल रही है। 6 गाड़ियों के काफिले से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस समय रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको रेलवे क्रॉसिंग की दिखा रहे हैं। और जहां ये काफिला रुका हुआ है, इस काफिले के साथ हमारे कई संवाददाता चल रहे हैं। समर्थ वहीं पर हैं। समर्थ बताइए, देखिए समर्थ सीधे पहुंच गए, दिखाइए तस्वीर और बताइए। सही देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त काफिले के साथ है और ये देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं। ये पहली गाड़ी, इसमें अतीक अहमद मौजूद है और इसमें कपड़ा इसलिए लगाया गया है जिससे कि अतीक अहमद किसी से बात न कर पाए। अतीक अहमद इसी गाड़ी में मौजूद है और इसके ठीक पीछे गाड़ी जिसमें पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है। और अब ये पुलिस ट्रैफिक लाइन खुलने के बाद, यहाँ पर रेलवे लाइन खुलने के बाद अब एक काफिला जा रहा है, बढ़ रहा है प्रयागराज की तरफ। आपको तस्वीरें में दिखाता हूँ। ये वो ट्रैक है जो ट्रैक रुक गया था और अब इस ट्रैक के खुलने के बाद ये काफिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमारी गाड़ी अभी लगातार पीछे लगी है। एक तस्वीर दिखाने के लिए फिलहाल यहाँ से मानकर चलिए 1 से 1.5 घंटे का सफर और रह गया है जब प्रयागराज ये काफिला पहुंच जाएगा। और ये लगभग 10 मिनट को हॉल्ट था क्योंकि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग की लाइन थी, ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन जैसे ही यहाँ पर आई उसके बाद ये काफिला रुका। अतीक से यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करी गई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया है। पुलिस कर्मियों के मुताबिक लगभग 2 घंटा अभी और लगेगा जब ये पूरा काफिला प्रयागराज पर पहुंचेगा। समर्थ, एक बात और बता दीजिए, कितनी गाड़ियां हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर लाया जा रहा है प्रयागराज? 50 के ऊपर आप समझ लीजिए पुलिसकर्मी हैं। और उसके अलावा गौर करने वाली बात यह है, जिस भी जिले से ये जाते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए गाड़ी आती। चित्रकूट से भी इस वक्त क्योंकि चित्रकूट में है तो चित्रकूट पुलिस की गाड़ी लगातार पीछे पीछे चलती रही है इस पूरे अतीक अहमद के काफिले के। तो सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार जिस तरह से एस्कॉर्ट किया जा रहा है, अतीक को पहुंचते पहुंचते लगभग 2 घंटे का समय अभी और लगेगा और आज उसको नैनी जेल डायरेक्टली ले जाया जाएगा। नैनी जेल में पूरे इंतजाम करे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, बॉडी ऑन कैमरास पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं जिससे अतीक की एग्जैक्ट लोकेशन लगातार ट्रेस हो सके, लगातार मिल सके, जिसकी वजह से अतीक और इसके अलावा अशरफ जो है उसको भी वही नैनी जेल में लाया जाएगा और कल दोनों को साथ में एक साथ एमपी एमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस होना पड़ेगा। मामला वही मामला जिसमें उमेश पाल की किडनैपिंग होती है, अपहरण होता है 2006 में। 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पाल के हत्याकांड को लेकर वो विटनेस था, वो उसकी गवाही थी जिसको लेकर उस पर प्रेशर बनाया जाता है और जब वो एफआईआर कराने जाता है, जैसा कि उमेश पाल के परिवार का आरोप रहा है, तो एफआईआर नहीं होती। 2007 में जाकर एफआईआर होती है जिसमें अतीक अहमद अशरफ के साथ साथ अतीक के और भी गुर्गे नेम्ड होते हैं और कहा जाता है कि उमेश पाल को अपहरण करके, किडनैपिंग करके उसे मारा पीटा जाता है और अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जाता है। ये वही प्रकरण है और उसी प्रकरण का केस सालों से चल रहा है और आप मान कर सकते हैं कि कोर्ट कल इस मामले में ऑर्डर दे सकता है और यही मतलब है कि कोर्ट ने अपनी एप्लीकेशन में साफ कहा है कि फिजिकली 118 किलोमीटर दूर है और रेलवे क्रॉसिंग है और बाकायदा अगर आप देखें तो जो काफिला है वो रुका हुआ है और इसी गाड़ी में अतीक अहमद है। अब जरा ये देखिए कि गाड़ी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के इन जवानों ने घेरा हुआ है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, इन्होंने बाकायदा उस गाड़ी को घेरा हुआ है जिस गाड़ी में माफिया डॉन अतीक अहमद बैठा हुआ है। इस तरीके के सुरक्षा घेरे में गुजरात से लेकर प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश पुलिस जाएगी और कमोबेश अतीक अहमद से बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। अतीक, डर लग रहा है? क्या है अभी स्थिति? नॉर्मल है? डर रहा है? क्या स्थिति?
डर है, नॉर्मल है, क्या है अतीक अहमद का इस वक्त? तो आप देखिए जो ये तमाम जवान है इनको खामोश रहने के लिए बोला गया है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर तो बकायदा सुरक्षा घेरे में अत्याधुनिक हथियार के, और ये एक लंबा सफर है। इस लंबे सफर में बकायदा 3 से 4 ऐसी जगह है जहां पर ये गाड़ियों को रोका गया, कहीं फ्यूल भराने के लिए रोका गया, यहाँ पर जो एक रेलवे का फाटक है वहां पर रखा गया। लेकिन जरा सुरक्षा कैसी है ये देखिए, बकायदा इस तरह की 2 जेल वैन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तो जो तमाम जवान हैं वो इस तरीके से जब भी कहीं गाड़ी रुकती है तो सुरक्षा घेरे में होते हैं। अतीक आप देख पा रहे हैं जो ये पूरा लोहे की गाड़ी है और एक जाली लगी है, उसी से पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी से संवाद करता है और इस तरीके से तकरीबन 3 गाड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस की वो आगे होती हैं, जबकि उसके पीछे ठीक ये वैन है और इस वैन में अतीक अहमद बैठा होता है। इसके ठीक पीछे एक वैन और है। पीछे की तरफ जो अगर आप देखें तो जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एस्कॉर्ट कर रही है ये गाड़ी है, तो इस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है और प्रयागराज महज 118 किलोमीटर है। प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो बस अब मुश्किल से 2 घंटे से कम का समय है। अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचने वाला है, लेकिन अतीक के परिवार का डर खत्म नहीं हुआ। परिवार को अब भी डर है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए, कहीं अतीक का एनकाउंटर न कर दिया जाए। लेकिन ये काफिला लगातार आज तक पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारी तीन टीमें लगातार इस काफिले के साथ चल रही हैं और आज तक पर ये नॉन स्टॉप कवरेज साबरमती जेल से प्रयागराज तक हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां अतीक अहमद के काफिले को हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी टीमें वहां पर चल रही हैं और हमारे ये देखिए आशीष भी अब हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए। बताइए आशीष। देखिए जिस तरीके से मैं सुबह से ही आज अशरफ के काफिले के साथ हूं, जब बरेली से वह निकला है और बरेली से निकलने के बाद लगातार तकरीबन 5 से 6 घंटे होने वाले हैं, उनका काफिला कहीं पर भी नहीं रुका है, क्योंकि साफ तौर से सीधे प्रयागराज ले जाना है। अशरफ जो कि अतीक अहमद के भाई हैं और पूरी तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने का पूरा आरोप भी है और ऐसे में बहुत सारे साजिश के जो तार हैं वो बरेली जेल से भी किए गए थे, जिसको लेकर आज अशरफ को भी जो पुलिस है यूपी की वो लेकर जा रही है। अभी रायबरेली से पहले थोड़ा पहुंचा है उनका काफिला उसका, और कहीं ना कहीं उसके काफिले के पीछे जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग्स कर रखी है, किसी भी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दे रही है और लगातार हम उसको गाड़ी से फॉलो कर रहे हैं। सुबह से 1 मिनट भी उसका काफिला रुका नहीं। हमने बात करने की कोशिश की इस दौरान, तो उसने आज तक को एक्सक्लूसिवली इस बात को बताया अशरफ ने कि वह माफिया डॉन नहीं है। उसने इस बात को कहा और उसने ये भी कहा कि अतीक और वह दोनों लोग राजनीतिक रूप से मजबूत है, उनके परिवार राजनीतिक है, तो उनको किस बात का डर है। यानी कि इस बात को वो मानता है कि वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है, उसका भाई भी, और यही वो वजह है कि वह इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वह राजनीतिक रूप से जुड़ा है और माफिया डॉन उसका नाम ना लिया जाए और वह पेशी पे जा रहा। हालांकि डर है उसके मन में और यही वजह है कि सुबह से जब से पुलिस उसको फॉलो कर रही है, लगातार उसको ले जा रही है, वो कहीं ना कहीं ना ही बाहर निकला है, ना ही उसने अभी तक किसी से बात की है सही से, और ना ही वो कह सकते हैं बीच में ब्रेक लिया है, ना ही पेट्रोल के लिए ब्रेक लिया है। लगातार गाड़ी जो काफिले की है वो चल रही है, 1 सेकंड के लिए भी रोकी नहीं गई है। ठीक है आशीष, संतोष के पास एक खबर आई है, संतोष बताइए। और ये खबर आ गई, बड़ी खबर ये है कि देखिए नैनी जेल में रखने के लिए अदालत का आदेश पहुंच चुका है। अतीक अशरफ दोनों भाइयों को यहां नैनी जेल में रखने का जो आदेश है वो आदेश अब जेल पहुंच गया है। जेल अधीक्षक को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको दोनों को इस जेल में रखना पड़ेगा। संतोष बताइए। देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि नैनी जेल में जेल अधीक्षक को वो आदेश पहुंच चुका है जिसमें अतीक, अशरफ और तीसरे आरोपी फरहान जो चित्रकूट जेल में बंद हैं, इन 3 आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। इसको लेकर के एमपीएमएलए कोर्ट के जो जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, उनके तरफ से जो आदेश था, वो जो अर्जी दी गई थी वो इंस्पेक्टर धूमनगंज की तरफ से ये अर्जी दी गई थी और उस पर यह आदेश पारित होने के बाद नैनी के जेल अधीक्षक को यह आदेश दिया गया और नैनी जेल अधीक्षक को यह आदेश
दे दिया गया है, उनके हैंडओवर कर दिया गया। यानी कि अब इसमें कोई संशय नहीं है कि अतीक अहमद, अशरफ और उमेश पाल अपहरण कांड का जो तीसरा आरोपी फरहान है वो कहां रखा जाएगा। वो तीनों आरोपी इसी नैनी सेंट्रल जेल में रखे जाएंगे। जो जेल अधीक्षक को जो आदेश है वो दे दिया गया है, जो एमपी एमएलए कोर्ट के जज हैं उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया। ये जज की तरफ से दिया गया आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना कोर्ट के पत्र के कोई भी कैदी जेल में नहीं रखा जा सकता है। चाहे वो रिमांड का पत्र हो, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी का जो भी पत्र, एक कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ये टेक्निकलिटी फंस रही थी। जो कल हमने पत्र दिखाया था वो साबरमती जेल अधीक्षक को दिया गया पत्र था। यानी कि साबरमती जेल अधीक्षक को कहा गया था कि आप 24 मार्च को 11 बजे अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित कराएं। लेकिन नैनी सेंट्रल जेल के लिए कोई आदेश नहीं था, और अब नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक को ये आदेश पहुंच चुका है। और कल 12:30 बजे अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जो तीसरा आरोपी है चित्रकूट जेल में बंद है, वो तीनों एक साथ कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यही है कि ये सुबह से ये संशय चल रहा था कि ये नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा या प्रयागराज पुलिस लाइन में, क्योंकि वक्त के हिसाब से प्रयागराज पुलिस लाइन में भी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन वहां पर एक टेक्निकलिटी फंसी हुई थी कि पत्र नहीं पहुंचा था, कोई आदेश कोर्ट का नहीं था। लेकिन अब वो कोर्ट का आदेश नैनी जेल के अधीक्षक को पहुंच चुका है। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है इंतजाम देखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। यानी कि जो हम खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं उसकी प्रयागराज पुलिस की मौजूदगी पुष्टि कर रही है। और प्रयागराज जेल के अधीक्षक को वो पत्र पहुंच चुका है, जो आदेश जो कोर्ट का था, कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट का, वो आदेश जेल अधीक्षक को पहुंच चुका है कि अतीक, अशरफ और उमेश पाल अपहरण कांड का एक तीसरा आरोपी जो फरहान है, वो जो इस समय पे चित्रकूट जेल में बंद है, इन तीनों को आज की रात यहीं रखा जाएगा और यहीं पर रख करके कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो अर्जी दी गई थी उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने जो आदेश दिया है वो यही है। पूरा कंटेंट हमारे पास है, हम इसी कंटेंट के आधार पर ये अपने दर्शकों तक खबर लेकर के आए हैं कि अब अतीक, अशरफ और फरहान, ये जो तीन आरोपी उमेश पाल अपहरण कांड के, उनकी आज की रात नैनी सेंट्रल जेल में ही बीतेगी। आज की रात माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ नैनी सेंट्रल जेल में ही गुजारेगा, इसमें कोई संशय नहीं रह गया। जेल अधीक्षक को वो पत्र पहुंच चुका है, वो आदेश पहुंच चुका है कोर्ट का, जिसका इंतजार कल से था, जिस पर संशय हो रहा था कि अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा है तो कैसे सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, लेकिन अब वो आदेश पहुंच चुका है। जी सही जी। संतोष बने रहिए हमारे साथ समर्थ, आशीष, अरविंद, रवीश सभी इस काफिले के साथ चल रहे हैं और आज तक भरी एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। रवीश की एक रिपोर्ट। चित्रकूट से प्रयागराज के रास्ते में अतीक अहमद के काफिले को आखिरकार रुकना पड़ा है, लेकिन इस बार वजह है ये रेलवे क्रॉसिंग, क्योंकि यहां से कुछ ही देर में एक ट्रेन गुजरनी है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से कि वो रेलवे क्रॉसिंग दिखाएं, और इसी रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ये पूरा काफिला, अगर आप देखें गाड़ियों का, ये देखिए गाड़ी नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये लगातार वो गाड़ियों का लंबा काफिला है जो अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज की तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से इस काफिले को रोक दिया गया। देखिए आप किस तरीके से पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा बना लिया है यहाँ पर, ताकि अतीक अहमद जो अंदर मौजूद है वहां पे किसी तरीके की कोई यहाँ पे ऐसी स्थिति ना बन जाए जिसकी वजह से बाद में समस्या हो। पुलिस ने चारों तरफ से फिलहाल अगर आप देखें तो इस वैन को घेर लिया है। इसी वैन के भीतर अतीक अहमद मौजूद है, और ये जो कवर आप देख रहे हैं ये कवर इसीलिए ताकि यहाँ पर कोई अतीक अहमद को देख न सके, उसको कोई निशाना ना बना सके, ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे बाद में पुलिस की किरकिरी हो जाए। पूरी तरफ से अगर आप देखें इस वैन को तो घेरा हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लगातार नजर भी बनाए हुए हैं कि कोई। देखिए सुबह 9 बजे के बाद से लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। झांसी टोल प्लाजा, झांसी जेल से निकले और उसके बाद 12:10 पर हाईवे पर आ गया। 2 बजे काफिला यहाँ पहुंचा और ये लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। लगभग हम अब ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय रह गया है। संतोष बताइए, कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंच चुकी है। जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से ध्यान जो धूमनगंज पुलिस की तरफ से जो अर्जी डाली गई थी, उसके बाद जो वारंट पहुंचना था, जो आदेश कोर्ट का पहुंचना था वो पहुंच गया, और उसके बाद अब पीएसी के जवान
यहाँ पर मौजूद हैं। प्रयागराज पुलिस है। सुरक्षा के लिहाज से ये चूंकि जो पहला गेट है नैनी सेंट्रल जेल का, उसके बाद का यहाँ से नैनी जेल का की दीवार शुरू होती है, लिहाजा प्रयागराज में तमाम थानों की फोर्स को लगाया गया है। पीएसी के जवान देखिए पहुंचे हुए हैं। तो एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है और महज 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा अगर इसी स्पीड से जो हमारे साथी अरविंद ओझा, समर्थ बता रहे हैं, रवि जी बता रहे हैं, गोपी जी बता रही हैं कि वहां से, तो उस हिसाब से 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब अतीक अहमद यहाँ सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का दाखिला हो जाएगा और वहीं अशरफ भी रास्ते में, अशरफ भी पहुंच जाएगा। लगभग आगे पीछे दोनों माफिया भाई पहुंचेंगे और इसी नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा उन दोनों को। तो कहा जाए कि तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से जेल के अंदर जेल के बंदी रक्षक हैं, जो बैरक है हाई सिक्योरिटी बैरक, वो सीसीटीवी से लैस है। वहां पे जो बंदी रक्षक होंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे और जो लाइव फुटेज होगा जो उस बैरक का, वो सीधे लखनऊ में डीजी जेल देखेंगे, लाइव फुटेज देखेंगे। संतोष, एक बात और बताइए, फुटेज लखनऊ में वहां पर सेव भी करी जाएगी। जी, क्या इसी नैनी जेल में अतीक अहमद का बेटा भी बंद है और भाई भी वहीं आ रहा है? क्या कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि ये एक दूसरे से मिलेंगे, आमना सामना हो, या इंतजाम किए गए कि कोई किसी से ना मिल पाए? संतोष। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरे इंतजाम किए गए हैं। यही नैनी की जो सेंट्रल जेल है, यहाँ पर अतीक अहमद, अशरफ 4 साल बाद एक ऐसा होगा कि जब अतीक अहमद, अशरफ और उसका बेटा उमर यहाँ पर आमने सामने तो नहीं होंगे, क्योंकि इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कि जो बैरक डिसाइड हुई है, उमर पहले से बंद है, उसकी बैरक पहले से डिसाइड है, लेकिन अतीक और अशरफ के लिए जो हाई सिक्योरिटी बैरक है वो इतनी दूर रखी गई है, जो अलग हाथे जो कहा जाता कंपाउंड है उसमें रखी गई है, ताकि इन दोनों भाइयों का आमना सामना ना हो। बातचीत तो बहुत दूर की बात है और कोशिश यही होगी कि दोनों भाइयों का जब जेल में दाखिला हो तो आगे पीछे हो, एक साथ ना होने पाए, एक दूसरे से बातचीत ना होने पाए, एक दूसरे से मुलाकात ना होने पाए। लेकिन मुलाकात की जो संभावना होगी वो कल कोर्ट में हो सकती है। कल कोर्ट में चूंकि अतीक और अशरफ को तो पेश ही होना है, वो उमेश पाल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं, तो लिहाजा उनको पेश होना होगा। लेकिन उमर वहां पर नहीं जाएगा, उमर नैनी जेल में ही रहेगा। जेल एक होगी, छत एक होगी, तीनों एक रात एक जेल में काटेंगे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से दूरी होगी, यानी पास होकर के भी दूर रहेंगे अतीक, अशरफ और उमर। जी ठीक है, अशरफ की बात आप कर रहे हैं संतोष, अशरफ की बात सुनवा देते हैं। आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अशरफ, दो सवाल है। क्या आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि योगी सरकार ने कहा है कि जो माफिया डॉन है उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। दूसरा सवाल, उमेश पाल हत्याकांड में नाम आ रहा लगातार, कहा जा रहा है कि षड्यंत्र किया है आपको। तो हम माफिया डॉन लग रहे हैं आपको? अतीक अहमद आपके भाई को भी वहाँ से लाया गया है। किसने कहा कि वो माफिया डॉन है? और वो ये आप लोगों को दिया हुआ टाइटल है। वो 5 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, मैं विधायक रह चुका हूँ, हमारा राजनीतिक परिवार है। जो माफिया डॉन हो उनको डर लगे। गाड़ी पलटने का डर है आपको? आपने अशरफ की बात सुनी। समर्थ, कहां तक पहुंचे, कितना समय और? सही, देखिए लगभग 1.5 घंटे का समय अभी और है। चित्रकूट अभी क्रॉस नहीं हुआ है और चित्रकूट क्रॉस होते ही माना जाएगा कि 1 घंटा सवा आप लगभग मान सकते हैं। अभी अगर मेरी घड़ी में लगभग 3:45 हो रहा है तो 5:15 साढ़े 5 तक प्रयागराज की नैनी जेल ये पूरा काफिला जो है वो एंटर कर जाएगा। तो ये बड़ी तस्वीर है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि पहले बताया जा रहा था कि 36 घंटे लगेंगे, पर पुलिस ने बात पूरी कर लीजिए प्लीज। सईद, मैं यही बता रहा हूं कि जो कहा गया था 36 घंटे की बात कही गई थी, पर जिस तरह से जिस स्पीड में लाए हैं, खाली 1 घंटे का हॉल्ट लिया है। यूपीआई के बढ़ते चलन, दुनिया भर में इसकी मजबूत होती साख के बीच यूपीआई से होने वाले साइबर फ्रॉड्स के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने संसद में जानकारी दी कि बीते 3 वर्षों से हर बार इस तरह के केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब सरकार ने इसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई योजना तैयार की है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में इस सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब यूपीआई को G20 देशों समेत दुनिया भर में अपनाने पर विचार चल रहा है।
भारत और सिंगापुर के बीच तो इसके जरिए लेन देन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस डिजिटल युग में ये तकनीक जितनी सुविधाएं और सहूलियतें लेकर आती है, कुछ उसी तरह से चंद समस्याएं भी साथ लेकर आती है। वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि 2022-23 में देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन के 95,000 से ज्यादा फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए हैं। 2021-22 में यह आंकड़ा 84,000 और 2020-21 में 77,000 था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अकेले 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरा किया गया था, जो बीते 3 साल में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल स्वीकृति भी मिली हुई है। सिंगापुर के अलावा यूएई, मॉरिशस, नेपाल और भूटान जैसे देशों ने भी यूपीआई को अपनाया है। जानकारों के मुताबिक ग्राहकों को जागरूक बनाने के साथ ही सावधानी और सतर्कता के साथ यूपीआई का इस्तेमाल करने से इससे जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सकती है। इससे लोगों की मेहनत की कमाई बच सकती है और साइबर अपराध की संख्या में कमी आने से डिजिटल इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अगर इससे जुड़े क्राइम रोके नहीं गए तो फिर डिजिटल इकोनॉमी से बड़ी कमाई का सपना देख रहे देश के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। भारत में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा में सवाल किया गया था। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने संसद को बताया था कि यूपीआई एप्लीकेशन एक अनजान लाभार्थी को पेमेंट शुरू करने वाले यूजर की इन ऐप जानकारी मुहैया कराते हैं। डिवाइस बाइंडिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें यूजर का मोबाइल नंबर उसके मोबाइल डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे किसी के लिए दखल देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके बावजूद शिकायतों को दर्ज कराने के लिए लाए गए नेशनल साइबर क्राइमिंग रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के केस की संख्या बढ़ती जा रही है। आदित्य के राणा, आज तक। स्टार्टअप सेक्टर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले वर्ष अप्रैल के बाद से ही स्टार्टअप की फंडिंग में आई कमी का सिलसिला इस वर्ष भी जारी है। जनवरी से अभी तक स्टार्टअप सेक्टर को मिलने वाली फंडिंग पिछले वर्ष के पहले 3 महीनों के मुकाबले केवल 20% रह गई। बीता साल स्टार्टअप की फंडिंग के लिहाज से काफी कमजोर साल साबित हुआ था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्टार्टअप की फंडिंग में ऐसी गिरावट आनी शुरू हुई थी कि इसके असर से भारत समेत दुनिया भर में स्टार्टअप कंपनियों ने भारी छटनी की थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल भी फंडिंग को लेकर कारोबारियों और निवेशकों में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। उन्हें आशंका है कि फंडिंग को लेकर जारी ये ठंडा रुख अभी लंबा खिंच सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि पिछले साल के संकट से उबरने के बाद इस साल में बैंकिंग संकट तक का एक क्षेत्र साहस के साथ सामना कर रहा है। बीते कुछ वर्षों से इंडियन स्टार्टअप सिस्टम काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर उभर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी कंडीशंस भी यूएस के स्टार्टअप की तुलना में काफी बेहतर है। जहां दुनिया के स्टार्टअप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में कटौती कर रहे हैं, वहीं देश के स्टार्टअप अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण हायरिंग कर रहे हैं। वीसीज के सवाल अब सिर्फ इनोवेशन को तक सीमित नहीं रहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब की भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है। तो अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप है जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जिसकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, जिसको पता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आप और आपकी टीम इन दिक्कतों का, इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है, तो फंडिंग की कमी नहीं है। ट्रैक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक 231 फंडिंग सौदे हुए हैं। इनसे स्टार्टअप सेक्टर को $2.14 अरब की रकम मिली है। इसके बावजूद कारोबारियों और निवेशकों के सेंटिमेंट्स में कोई सुधार नहीं आ रहा। अगर पिछले साल की समान अवधि से इस साल की फंडिंग का मुकाबला करें तो 2022 में जनवरी से मार्च के दौरान स्टार्टअप सेक्टर को $10.5 अरब का फंड मिला था। ये रकम 696 सौदों के जरिए मिली थी। फंडिंग की रफ्तार घटने की वजह रकम में कमी नहीं है, बल्कि फंडिंग कम होने से तो वेंचर कैपिटल के पास बिना निवेश की गई रकम 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसकी वजह है निवेशक स्टार्टअप की वैल्यूएशंस में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक फंडिंग के लिए अब वेंचर कैपिटल फंड थोड़े सतर्क हो गए, लेकिन अगर उन्हें कंपनी की क्षमता पर भरोसा है तो वो थोड़ा बहुत अपनी शर्तों के मुताबिक फंड देने को राजी हो जाते हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में प्रदर्शन के आधार पर स्टार्टअप्स को फंड मिलेगा। केवल कोरे वादों के आधार पर फंडिंग जुटाने की स्टार्टअप्स की योजनाओं पर पानी फिर सकता है। आदित्य खेराना, आज तक।